हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आई प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में ये रहने वाला है हमारा उत्तराखंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट 3, जिसमें हम अभी तक 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 40 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख कर आना है, क्योंकि आपके बेसिक्स इसमें क्लियर हो जाएंगे कि हमारा अप्रोच क्या रहने वाली है। ठीक है। और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लग रहा है और आगे हम ऐसी सीरीज आपके लिए और लाते रहेंगे। जैसे ही हमारी उत्तराखंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम की सीरीज कंप्लीट हो जाती है, प्लेलिस्ट में आपको उत्तराखंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम के नाम से ये वाला सेक्शन मिल जाएगा, जहां पर आपको अभी तक के सारे डले हुए वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की क्वालिटी थोड़ी खराब है, तो मैनेज कर लेना। मैं पढ़ के बता देती हूँ। सुश्रुत संहिता अनुसार गर्भ में सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति किसने मानी है? ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है आज आपको। ठीक है, तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि हृदय ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अंग उत्पत्ति में डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का है? एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आचार्यों का मत आया है कि किस आचार्य ने क्या बोला है, और सभी आचार्य अलग अलग अपना मत रखते हैं। और आचार्य चरक में अलग आचार्य बताए गए, आचार्य सुश्रुत में अलग आचार्य बताए गए। तो इसका एक टेबल मैं हमेशा आपको बोलती हूँ बनाने को। एक तरफ लिखना है आपको आचार्य चरक, एक तरफ लिखना है अंग, और एक तरफ लिखना है आचार्य सुश्रुत। जिसकी वजह से जब आप चरक रिवाइज करेंगे तब आपको सुश्रुत हो जाएगा, और सुश्रुत रिवाइज करेंगे तब चरक हो जाएगा। तो अभी हमारा अंग की बात हो रही, दैट इज हृदय। तो हृदय आचार्य चरक अनुसार इसका आंसर होता है कंकायन, और आचार्य सुश्रुत अनुसार इसका आंसर होता है कृतवीर। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या पूछा गया? हमें सुश्रुत के अनुसार पूछा गया, तो कृतवीर चला जाएगा। ठीक है, अब ये वो एरिया है जिसे हमें पूरा रिकॉल करना चाहिए। अभी एक एक ऑप्शंस में जाएंगे हम। जैसे कि श्लोनाक किसने बोला है? तो श्लोनाक सिर के लिए बोला गया है। श्लोनाक सिर के लिए बोला गया है। आचार्य श्लोनाक सिर की उत्पत्ति सर्वप्रथम मानते हैं। आचार्य पाराशर नाभि की उत्पत्ति मानते हैं। और आचार्य मारकंड हाथ व पैर यानी शाखा की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चार ऑप्शंस क्लिक कर लेंगे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है कि मध्य शरीर किसने माना है। चलो बता देती हूँ। गौतम बुद्ध ने माना है। ठीक है, उसके बाद बुद्ध किसने माना है? ठीक है, सर्व शरीर, चलो ये तो सभी को पता होगा कि सर्व शरीर किसने माना। आचार्य धन्वंतरी मानते हैं। और इसका हमें आचार्य चरक का भी पढ़ना है, आचार्य सुश्रुत का भी। अब बताओ, श्लोनाक सिर के लिए बोला है, तो आचार्य भारद्वाज का वर्णन आता है सिर के लिए, इसमें आचार्य चरक संहिता के द्वारा। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो हमने गोविंद पारिक में भी पढ़े हुए हैं, और इसका रिवीजन कंटिन्यूस चलना है, और ये आपको याद होने ही चाहिए। एमटीआर वाले सेक्शन में आपको ये पॉइंट्स को रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सेकेंडली हमारा क्वेश्चन रहने वाला है सुश्रुत संहिता से ही। इसमें बोला गया है कि कुष्ठ और विसर्प का अधिष्ठान त्वचा में। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी चला जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि ये सुश्रुत शारीर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका रेफरेंस है। अब आचार्य, पहली बात कि कुष्ठ को आचार्य दो जगह मानते हैं, त्वचा नंबर 4 और त्वचा नंबर 5। लेकिन कुष्ठ के साथ उन्होंने विसर्प का भी अधिष्ठान बोला है। और विसर्प किस में आता है? 4 में आता है, 5 में आता है। चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। खाता है 5 में आता है। और फिफ्थ त्वचा का क्या नाम है? फिफ्थ त्वचा का नाम है वेदनी। ठीक है, तो फिफ्थ त्वचा जो है रहने वाली हमारी, फिफ्थ त्वचा भी वेदनी है। कुष्ठ और विसर्प पहली बात फिफ्थ त्वचा में आता है, तो फिफ्थ त्वचा का नाम वेदनी है, और वो रहती है 1/5। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 1/5, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं त्वचा, क्योंकि आचार्य चरक ने कितनी त्वचा मानी, आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी। आचार्य सुश्रुत उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, और उसको व्रीहि के प्रमाण से मानते हैं। जो हमारी व्रीहि है उसके 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, ठीक है, एक और दो व्रीहि, इस तरीके से आचार्य इसका वर्णन करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि किस त्वचा का नाम अवभाषिणी है, और अवभाषिणी के लिए छाया वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये टॉपिक अगर आप रिवाइज कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़े, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर आपको नहीं बनता है तो आज आपको ये वाला रेफरेंस जाके रिवाइज करना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। और इसके साथ आपको ये चीज पता चल जाए कि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सारे बन सकते हैं। ठीक है, कुष्ठ और विसर्प पूछा है, कुष्ठ और किलास पूछ लेते तो फोर्थ त्वचा हो जाती। श्वेता किसका नाम है, ताम्रा किसका नाम है, ये सारी चीजें आपको 1/1 हो जाएगी। देखो, प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आ जाएगी। अगर पहले आपको थरो रिवीजन करना है इस चीज का, देन ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम
आचार्य चरक कौन सा महाभूत संगठन श्याम वर्ण का मानते हैं? ठीक है, अब महाभूत संगठन की बात आई है, रेफरेंस पे जाएंगे तो आचार्य चरक भी इसका वर्णन करते हैं, आचार्य सुश्रुत भी करते हैं। अब चरक आचार्य ने सिर्फ 3 वर्णों का वर्णन किया है और आचार्य सुश्रुत ने 4 वर्णों का वर्णन किया है। और मैंने ये पॉइंट आपको कहाँ रिवाइज कराया, गोविंद पारेख से ही हो जाएगा ये पॉइंट। गोविंद पारेख में मैंने आपको रिवाइज कराया है कि श्याम, मैंने बोला था कि श्याम हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रभु हैं और प्रभु किसी में भेदभाव नहीं करते, तो वो होते हैं सम सर्व धातु। क्या होते हैं? सम सर्व धातु होते हैं। हमारे प्रभु हैं श्याम, तो वो हो जाएगा सम सर्व धातु। और इसके सिवा अगर गौर वर्ण रहेगा और एक हमारा कृष्ण वर्ण रहेगा, ठीक है, प्रभु से कंफ्यूज नहीं होना कि कृष्ण आ जाएगा। कृष्ण से हमारा काला हो जाएगा तो काली हमारी पृथ्वी हो जाएगी और गोरी हमारा जल और आकाश हो जाएगा। और उसके साथ क्या मिल सकता है, हमारा क्या बच गया, दोनों में कॉमन रहेगा हमारा तेज महाभूत। ठीक है, फिर कौन सा एक मज्जा सार के लक्षण है? इससे पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे तब भी एक सार से क्वेश्चन आया था, दैट वाज फॉर मेद्य, और उसका आंसर क्या था बताओ, आप मुझे बताओ। रक्त था ना। अब सार वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको यहीं से समझ में आएगा कि एक पेपर में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। बस वहां पे मेद्य से सार पूछा था और यहाँ से सार से लक्षण पूछा है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि सार से सार के लक्षण और सार के नाम से सार के लक्षण और लक्षण से सार का नाम, दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं कि मज्जासार के लक्षण बताना है, तो मज्जासार जो कि हमारी श्रुति विज्ञानम आता है, तो श्रुति विज्ञानम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर सुकुमार वाला कहाँ आता है? हमारा मेद के लिए आता है, सुकुमार हमारा मेद के लिए रहता है और क्लेश सहा हमारा अस्थि के लिए रहता है। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें एक हमारा सार वाला पोर्शन को आप हाईलाइट कर, एक टॉपिक एक जिस जहां भी आप सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद अगर आप अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी या क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी अभी हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक नोटबुक का जो भी आपका लास्ट पेज होगा वहां पर आप टॉपिक्स लिख देंगे। ठीक है, जैसे वो टॉपिक लिखना है आपको, एक जो नहीं इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट क्वेश्चन आया है, ठीक है, उस पे आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। जैसे कि आप अगर दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं, वैसे तो नहीं पढ़ना है 1 घंटे, तो उसमें से सिर्फ आपको 10 मिनट उस एरिया को दे देना है कि सिर्फ अगर वहां से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ तो मेजर आपको जो पोर्शन देना है वो इसमें देना है कि कहाँ कहाँ से आता है। तो वहां आप कौन सा टॉपिक लिखोगे, सार लिखोगे और उसका रेफरेंस लिख दोगे उसके सामने कि चरक विमान। ठीक है, सिर्फ चरक विमान 8 लिख दोगे। तो सार जो है हमें बार बार रिवाइज करना है, कहाँ से करना है, चरक विमान 8 से रिवाइज करना है। अब सार का वर्णन आचार्य सुश्रुत भी करते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि आचार्य सार का वर्णन कहाँ पर करते हैं आचार्य सुश्रुत, क्योंकि उनने स्निग्धता आदि लक्षण देकर सत्व सार से स्टार्टिंग कर कर चीजें करी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप मुझे बताओगे। ठीक है, और आप नहीं बन रही तब आप मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आचार्य यहाँ पर लक्षण लिख रहे हैं, आचार्य शिशु। देखो वर्णन तो वैसे रेफरेंस को नहीं देखना है पहले, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम का तब हमारे सामने ऐसा रेफरेंस नहीं रहेगा। तो अध अधस्तदाते क्षयो ओजसे लेखा। ठीक है, जब हमारी आयु का लेखन होना रहता है तब वो कौन सी एज होती है, तब हमारी होती है 70 वर्ष की वह आयु। ठीक है, आयु वाले क्वेश्चन है ना, कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ एक एरियाज होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते तो है लेकिन डिफिकल्ट टू लर्न भी हो जाते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ेंगे। अष्टांग हृदय अनुसार शुद्ध आर्तव के लक्षण। अब शुद्ध आर्तव के जो लक्षण है वो सभी के इंपॉर्टेंट है, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट का तो छोटा सा ही श्लोक है, लाक्षा शाशा आशव ऐसे से बोलते क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद अब गुंजा फल च वर्णम च पद्मा अलग तक सन्निभम इंद्र गोप संकासम आर्तव शुद्धम आचेत, ये किसका लक्षण है? तो एक ही श्लोकों में हमारा ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया, तो ऑब्वियसली ये अष्टांग हृदय का तो नहीं है, मतलब आचार्य वाग्भट का तो नहीं है। तो ऐसे रिजेक्शन मेथड से भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको श्लोका डायरेक्ट लाइन से याद हो, श्लोका में यही फायदा हो जाता है कि अगर आपको कोई श्लोका याद हो तो वो श्योरिटी में चला जाता है, हम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, वो श्योर शॉर्ट टॉपिक हो जाता है हमारा कि हाँ ये तो मेरा श्योर शॉर्ट है। और श्लोका याद है तो ये भी मत सोचना कि एक बार याद है, उसका भी रिवीजन लगता है। आयुर्वेद में हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं रखेंगे लास्ट टाइम की तरह, जल्दी वो फिर वो ऐसा लगता है कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आप बोर आउट मत होना। ठीक है,
कॉन्सेप्ट समझना, हाँ, यही अष्टांग हृदय अनुसार नेत्र की कुल कितनी सिराएं हैं। ठीक है, अब नेत्र में कितनी सिराएं है, श्रोणी में कितनी सिराएं है, इस तरीके से आचार्य शारीरिक स्थान में एक एक अंगों का वर्णन करते हैं। फिर उसमें से कितनी वेद्य है, कितनी अवेद्य है, ये सारे है ना नंबर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें नंबर से क्वेश्चन आते हैं। वैसे अब धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन कम हो रहे हैं, ठीक है, नंबर से उतने स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आते और ये बहुत डिटेल में हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे 56 होते हैं। ठीक है, 24 किसका होता है, 24 होता है हमारी नासा का। ठीक है, और 56 होता है हमारे नेत्र का। ठीक है, तो ये मार्क कर लेंगे आप। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन से आपको नासा के भी याद हो गए, नेत्र के कितने होंगे। अब नेत्र के कहीं और रिपीटेड क्वेश्चन आया तो आप नहीं भूलोगे नासा के कितने होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नंबर है, इसलिए मैं आपको पूरा नंबर यहाँ पर नहीं रिवाइज करा रही हूँ, बहुत ज्यादा पोर्शन आता है। अगर आप नंबर याद रखने में दो तरीके की मेमोरी होती है, किसी को नंबर्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और किसी को नंबर्स बहुत कम याद होते हैं। ठीक है, तो जिनको नंबर कम याद होते हैं उन्हें ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना, अपना दिमाग उसमें ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन के साथ भी आपके बहुत सारे हो जाएंगे। अष्टांग हृदय अनुसार स्तन मूल मर्म भेद से मृत्यु का कारण क्या होता है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट एरिया मैंने आपको मार्क कराया था कि उदक काय में आता है, रक्त काय में आता है, कफ काय में आता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्तन मूल, स्तन रोहित, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कहाँ कहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कफ पूर्ण कोष्ठा। ठीक है, स्तन रोहित वाला। ठीक है, कफ पूर्ण कोष्ठा। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये संधिया का नंबर भी कि नेत्र में कितनी मानी है, कंकाल संधि में कितनी मानी है इसकी। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते, सॉरी। सुश्रुत अनुसार काकलक संधि संख्या कितनी है। अब काकलक संधि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको जो संख्याओं का वर्णन संधि की संख्याओं का जब आचार्य वर्णन करते हैं तब उसमें डिटेल मतलब स्पेसिफिक वर्ड आता है, तो सिर्फ उसकी संख्या 1 रहती है और किसकी संख्या 8 है। देखो ये संख्या वाला है ना, मैं आपको पूरा नहीं करेंगे, नहीं तो ये भी चीज आपको याद नहीं रह जाएगी। संख्या वाला है, इसलिए हम जब डिटेल वीडियो बनाते हैं, डिटेल चैप्टर वाइज उसका रहता है, तब आपको ज्यादा जोर देना पड़ता है। और जैसे कि गोविंद पारेख में जितनी संख्या वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, कौन से कालांतर प्राणहर मर्म सद्या मृत्यु के कारण रूप देखो, एक तो हमारे जो मर्म वाला जो डिवीजन है वो बहुत तरीके से प्राण प्रमाण के बेसिस पे और मृत्यु काल के बेसिस पे। ठीक है, और जो सद्या प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, ठीक है, रुजाकर, वैकल्यकर, ये जो मर्म है ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक इनके टाइप्स आते हैं। ठीक है, ये वाला आपको संगाटिकानी अधिपति, शंकोगंठ, सिरागुदम, ये वाले लक्षण, ये श्लोक कोशिश करना अगर याद हो सके तो याद कर लेना। सिर्फ ये वाला पोर्शन याद करना, ये वाला श्लोक से याद कर लेना। और जैसे जो सिरा संधि अस्थि है ना, उसके लिए तो मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है, वो मैं आपको याद करा दूंगी। ठीक है, एक स्टोरी टेलिंग आजकल बहुत चल रही है ना, तो स्टोरी टेलिंग करेंगे हम उसके लिए, उसको याद करने के लिए। तो वाला पोर्शन तो ऐसे कर लेंगे, पर ये वाले के हम श्लोक याद करेंगे, श्लोका से ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ नंबर इतना होता है कि श्लोक से हम याद कर ले, तो वो श्लोक से हमें करना है। दूसरा आता है कौन से कालांतर प्राण। तो पहली तो ये सारी चीजें ना कालांतर प्राणहर मर्म ही है, और वो श्लोक से आपको याद होगा। और उसमें उन्होंने बोला तो भी कालांतर प्राणहर है तो उसको देर से मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन कैसी हो जा रही उसकी मृत्यु, श्रद्धा मृत्यु हो जा रही। तो ऐसा मर्म है हमारा क्षिप्र मर्म। कौन सा मर्म है, क्षिप्र मर्म। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कितने क्वेश्चन में, कितने पेपर्स में आपको है ना रिपीट मिलेगा, बहुत रिपीटेड मोड पे आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और क्षिप्रमर्म हो जाएगा। क्षिप्रमर्म हमारे सद्या प्राणहर मर्म है, लेकिन उसकी जो सॉरी सद्या प्राणहर मर्म नहीं है, कालांतर प्राणहर मर्म है, तो भी इसकी मृत्यु सद्या हो जाती है। और हमारे कौन से भगवान जी हैं जिनके क्षिप्र मर्म पर चोट लगने से मृत्यु हुई थी, बताओ। ये तो सबको आयुर्वेद में आप हो तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे भगवान कृष्ण की जो मृत्यु हुई थी, उनका तीर क्षिप्र मर्म पे लगने के कारण ही उनकी मृत्यु कैसी हो गई थी, सद्या हो गई थी। ठीक है, तो मैथोलॉजी से भी इसको कनेक्ट करेंगे, और यहाँ तक अभी आज का हम वीडियो रखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको किस कैसी अप्रोच रखनी है बाकी सारी चीजों से गाइड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हम आपकी सारी स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे कि कैसे आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, सेम ही पाथ रहता है सबका,
तो गाइड करना मैं अपना फर्ज समझती हूँ, साथ देना आपका फर्ज होना चाहिए। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद आयुर प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, लगे रहो, पढ़ाई करते रहो।